स्टूडेंट डी एंड जे अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम जो है बहुपद का जो चैप्टर है उसको हम समझेंगे और इसमें एग्जाम से जो बनने वाले क्वेश्चंस है वो सारे मैं आपको कवर कराऊंगा। एग्जाम में जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा लगभग उन्हीं में से आने हैं, है ना। और जो जो मैं कराऊंगा उसी में से ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो जो थ्योरी है वहां से ऑब्जेक्टिव बनेंगे और जो क्वेश्चन रहेंगे उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं, है ना। आप बने रहे और समझे कि क्या है यहाँ पे। तो देखिए, आपको भूमिका में देकर के रखा है कि नाइन्थ में आपने एक चर वाले बहुपद पढ़े, है ना। पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया आपने, उनकी घातें पढ़ी, उनके बारे में आपने जानकारी निकाली। और मेरे ख्याल से बहुपद की घात किसको कहते हैं, ये प्रश्न एक बनता है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं कि बहुपद की घात मतलब एक फॉर्मूला मेरे पास में एक छोटा सा, ये याद रखो कि जिसकी जितनी घात, है ना, उसके उतने शून्य होते हैं और जिसकी जितनी बड़ी घात वही उसका बहुपद की घात। तो बड़ी घात ही बहुपद की घात है। पूरे बहुपद में ढूंढ लो कि बड़ी घात कौन सी है ना। कोई भी बहुपद हो, जैसे कि ये एक बहुपद है, इस बहुपद में चर की घात देखना है, चर एक से उसकी घात यहाँ कुछ भी नहीं मतलब एक है। तो ऐसा अब आगे भी अपन देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो एक ये, तो इसमें घात कितनी है, 2। इसमें घात कितनी है, 2। तो इस पूरे में से घात इसकी 2 है, तो ये हमारे बहुपद की घात कहलाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बहुपद की घात किसको बोलते हैं। तो बहुपद की घात, जो बहुपद होगा उसमें बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहेंगे। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में हम चलते हैं रैखिक बहुपद पर। नेक्स्ट क्या है, तो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी कि घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यह आपको नोट डाउन कर लेना है ना। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लेंगे कि जिस जिस भी बहुपद की घात 1 होगी वही आपका रैखिक बहुपद कहलाएगा, है ना। और ये एग्जाम में आता है कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 1 होती है ना। या एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है कि उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है ना, ये बनता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं द्विघात बहुपद। तो देखो ये तो लिखा हुआ है ना कि जिसकी 2 घात होगी, घात 2 के बहुपद को ही द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब द्विघात बहुपद की घात कितनी होती, तो 2 होती, है ना। या 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और इसको जो है क्वाड्रेट इसलिए बोलते हैं, उसके वर्ग, है ना। ये सब कुछ शब्द है जो आपको पता होने चाहिए। लेकिन आपको ये 2 चीजें यहाँ से जो मेनली जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो है आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, है ना। एक ये और एक ये। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे नहीं है बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 7u की पावर 6 है, 3/2 u की पावर 4 है, प्लस 4u की पावर 2 है, प्लस u माइनस 8 में चर u में घात 6 का बहुपद है, क्योंकि बड़ी घात है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखने में मिल रही है कि 1 में x की पावर -1, मतलब 1 में x -1, और यहाँ पे करनी में x है, और यहाँ पर x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3। तो इसमें तो आपको कोई कमी नजर नहीं आ रही है, ये तो सब ठीक है। लेकिन ये बटे में है, अपॉन में है, इसलिए बहुपद नहीं होंगे। तो मेरी एक बात का ध्यान रखना कि कब कब बहुपद नहीं होगा। बहुपद 3 कंडीशन आप याद रख ली ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुपद नहीं है। एक पहली बात कि नीचे चर नहीं चाहिए, हर में कौन नहीं चाहिए, चर नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे हर में चर है, बहुपद नहीं होगा। यहां पे भी है, नीचे चर है, बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात जो याद रखनी है कि करनी में कभी चर नहीं चाहिए हमको। करनी में मतलब यहाँ पे देखो, ये करनी है, इसमें चर है, तो यहाँ पे भी कभी भी नहीं होना चाहिए। चाहे 100 चाहे भाई चाहे कुछ भी, ए से लेकर के जेड तक कोई भी नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो बहुपद नहीं होगा। और ये क्वेश्चन जो है पूछते हैं वो, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऐसा आ जाता है कभी कभी कि करनी में 3x बहुपद है या नहीं है। आपका उत्तर होना चाहिए नहीं है, क्योंकि भैया करनी के अंदर x है, और मैं बता रहा हूं ना आपको कि करनी के अंदर अगर x है या कोई भी चर है तो बिल्कुल वो बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, और एक बात, अगर x की पावर -1 हो, x की पावर 1/2 हो, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। और ये तो समझने वाली बात है। क्यों समझने वाली बात है कि अगर ये ऊपर वाली, अगर नीचे चर है, नीचे का चर अगर ऊपर गया तो माइनस में जाना है, तो वही कि ये नहीं होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी। 3 बातें कौन सी। पहली बात कि चर को अपॉन में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। एक्स वाई जेड या एबीसीडी जो भी है उसको हर में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि चर को करनी के अंदर नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि चर की जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। ये ऋण है और ये भिन्नात्मक है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहां से ये बातें आप नोट कर लेंगे। आगे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में जो होगा वो नेक्स्ट हम समझेंगे कि क्या है।
अच्छा, त्रिघात बहुपद जिसकी घात कितनी होगी, 3 घात, उसकी त्रिघात। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम आगे अगर बढ़ते चले जाए, ठीक है, तो आगे हम बढ़ते चलेंगे और यहां से डिवीजन एल्गोरिदम वगैरह आपके प्रश्न नहीं बनते हैं, तो हम सीधा चलते हैं अब ग्राफी निरूपण पर, है ना, कि किसी भी जो कोई भी मतलब कि समय मतलब बहुपद दिया होगा, तो बहुपद का ग्राफी निरूपण क्या होगा। उससे पहले एक बात हमको यहाँ पे भी समझनी है, ठीक है, और वो बात क्या है, देखो भाई, तो वहां पर वो दो क्या बात है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 शून्यक है। कितने शून्यक है, 2। मैं यहां पर एक बढ़िया सा स्टेटमेंट देता आपको, एक बढ़िया सी बात बताता, वो याद रख लो, आपको ये याद रखने की झंझट ही खत्म हो, टेंशन ही खत्म हो जाएगा आपका। क्या, कि जिसकी जितनी घात, क्या कहा मैंने, जिसकी जितनी घात, जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्यक, उसके उतने शून्यक। ये बात आप नोट कर लो एकदम बिल्कुल, और ये ऐसा नोट करो कि आप भूल ही ना पाओ, जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्यक। क्या याद रखना है, जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्यक। इस बात को आपको बिल्कुल बिठा लो। तो देखो यहां पर घात कितनी है इस चर की, 2, तो इसके शून्य कितने होंगे, 2। अगर मान लो ऐसा लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी लिखा होता, तो यहां पर चर की घात कितनी है ना, यहां पर 1 है, तो इसके इसके शून्य कितने होते हैं, एक ही शून्यक होता, और वो क्या होता, शून्यक मतलब उसके बराबरी से 0 ले लो आप और बाकी का हल कर लो। तो यहां पर एक्स रहेगा, प्लस का भी काय में चला जाएगा माइनस में, एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के भी अपॉन में है, तो भैया ये पहला शून्यक है, एक ही शून्यक है इसका। तो ऐसे आप इसका शून्यक निकाल सकते हो। और एक बात का और ध्यान रखना कि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और वो क्या पूछा जाता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है। तो याद रखिएगा ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। कौन है, वास्तविक संख्या। रह जाएगा क्या इस बात का, है ना, ये बात ध्यान रह जाएगी क्या, बिल्कुल इसको नोट डाउन कर लेना कि एबीसी इसमें कौन है, वास्तविक संख्या। तो बात यहां तक समझ में आ गई मेरे ख्याल से, है ना। चले अपन आगे बढ़े, इस बात को बिल्कुल एकदम बिल्कुल बिठा लो दिमाग में कि जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्यक होंगे। ऐसा होएगा ही होएगा। अगर यहाँ पर 3 घात होती तो शून्य कितने होते हैं, हाँ उतने ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ ग्राफ है। ये ग्राफ ऐसे है कि मतलब कोई भी सॉल्यूशन आता है उसके सॉल्यूशन के बेस पे ग्राफ बनते हैं। अभी कुछ अपने पास में ऑप्शन होंगे, है ना। एग्जाम्पल अपन 1 देखेंगे अभी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर हम चलते हैं। हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 ये रहा, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। और जरा देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जो भी कहा होगा बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुपद क्या कह रहा है, देखो एक बहुपद, और बहुपद कहां, यहां चालू होगा। प्रत्येक आकृति y इज इक्वल पी एक्स, वाई इज इक्वल क्या बोल रहा है, पी एक्स बोल रहा है। जहां पी एक्स एक बहुपद है, जहां पी एक्स एक कौन है, बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया आपको जो ध्यान देना है ना, जो ध्यान रखना है, वो ध्यान क्या रखना है, ये रखना है यहाँ पे, ये है ना। अगर यहाँ पे पी वाई होता ना तो स्थिति बदल जाती। अभी मैं बताता हूँ आपको, पहले पी ऑफ एक्स से देख लेते हैं, फिर पी ऑफ वाई से देख लेते हैं। देखो पी ऑफ एक्स, इसका भी सिंपल सा, एकदम सिंपल सा फंडा देता हूं मैं आपको कि क्या करना है आपको। यहां पर एक्स देखो, देख लिया, तो यहां पर भी एक्स की लाइन देखो, कोई और लाइन देखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में ये एक्स की लाइन देख लिया हमने, उसमें ये देखो कि इधर से जो ग्राफ की जो लाइन है वो कितनी बार कट रही है। तो देखो यहां से ये गई, ये एक बार कट रही, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1। कितना आएगा इस ग्राफ का उत्तर, 1। मतलब इसका एक ही शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे इसके, 1 शून्यक होंगे। बात करें यहां पर, तो भाई बात तो एक्स की चल रही ना, तो एक्स का एक बार यहां कटा, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, एक बार यहां, तो इसके कितने उत्तर होंगे, इसका उत्तर होगा 2 शून्य का आएंगे इसके। चलो यहां पे बढ़ते हैं, तो 1 2 और ये 3, तो इसके कितने शून्य होंगे भाई, 3 शून्य। ये ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, एक चित्र दे देते हैं और पूछते हैं, ये लिख देते हैं कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो आपको देखो यहां पर ये देख, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन वो घुमा देगा, क्या घुमा देगा, यहाँ पे एक्स की जगह वो वाई लिख देगा और फिर गलत हो जाएगा। तो आपको यहां पर बहुत केयरफुली देखना है। अब इस वाले उत्तर पे चलते हैं। तो देखो भैया यहाँ पर सिर्फ एक बार है, तो इसका भी 1 शून्यक होगा। यहाँ पर कितनी जगह, देखो ये एक ही बार है, इसको एक ही मानोगे आप, तो 1 शून्यक हो गया। इसको जरा देख लो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, कितने शून्यक है इसके, इसके भैया 4 शून्यक है। कितने हैं, 4 शून्यक।
तो मेरे ख्याल से ये आपको 3 और 3 6, ये आपको 6 ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। और मेरी बात का ध्यान रखना, अब मैं जो बोल रहा था वो सुनो। अगर यहां पर y होता, x की जगह क्या होता, y, तो y होता, तो मैं उसको कोई दूसरे पेन से समझा देता हूं, आपको समझ लो, आप ब्लैक पेन समझ लो कि y होता तो क्या होता। y होता तो यहां पर एक शून्यक होता, y होता तो यहां पे भी एक ही शून्यक होता, y होता तो यहां पे एक ही शून्यक होता, y होता तो यहां पे एक शून्यक होता, y होता तो यहां पे एक शून्यक होता, और y होता तो यहां पे एक शून्यक होता। बात समझ में आई क्या? सभी में एक एक ही उत्तर आता है इसका। मतलब ये है सिंपल सा कि अगर प्रश्न में उसने जो भी बोला हो उससे हमको मतलब नहीं है। ये हमारा ग्राफ है, ये x की लाइन है और ये y की लाइन है। अगर उसने यहाँ पर x बोला है तो हम ये देखो कि ग्राफ वाली लाइन ने x पर कितनी जगह काटा है, बस। और अगर y बोला तो y ने कितनी जगह काटा है, इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे हमारे पास में 2.1 पर हम जाएंगे, यहाँ पर आंसर देकर के रखे है ना, और 2.1 के भी ग्राफों को हम कर लेंगे। अब ये मैं आपको बोलता हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बताओ। बहुत आसान है ना आसान, देख करके समझ में आ गया, इसका कोई उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स बोला ना उसने, तो कोई उत्तर है क्या? नहीं भैया, एक्स पे कटा ही नहीं, तो 0 उत्तर हो गया इसका। ये एक ही बार कटा, 1 उत्तर हो गया इसका। 1 2 3 3 उत्तर हो गए इसके। इसका क्या हुआ, आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से आ रहा होगा। 1 2 3 4 आ रहा कि नहीं आ रहा? 4 उत्तर आ रहा। 1 2 3, कितने उत्तर आ रहे? 3। तो ये आपके पास में 2.1 यहाँ पे एंड हो गया। इतने से आपको कुछ नहीं है, इसमें से एक वो ग्राफ देगा और ग्राफ से वो ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि इसके शून्यकों की संख्या बताओ। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि पहले यहां देखना है। यहां नहीं देखोगे ना बेटा, गलत ही होगा। यहां पहले देखोगे, उसके बाद ही सवाल हल करोगे, तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो मेरे ख्याल से बहुपद को, और अब 2.2 में हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं और शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। पहले क्वेश्चन में हम इसको समझेंगे, सेकंड क्वेश्चन में फिर हम शून्यकों के योग और गुणनफल से हम बहुपद बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन समझेंगे हम, है ना। इसमें से जो एग्जाम में आने वाले हैं वो एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस पर आप ज्यादा फोकसली समझोगे। अभी यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखा जाए तो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छे क्वेश्चन है, बट फिर भी जो है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन हमारे पास में। अब हमको इसके निकालने हैं शून्यक, और शून्यक निकालने के लिए आपको बहुपदों का गुणनखंड करना होता है, बहुपद के गुणनखंड निकालने होते हैं। तो सबसे पहले हमको बहुपद के गुणनखंड निकालने का तरीका पता होना चाहिए, और वो बहुपद के गुणनखंड को निकालने का जो तरीका होता है हमारे पास में, वो क्या होता है, वो यह होता है कि इसके सामने वाला गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यहाँ 1, और अचर पद का गुणांक मतलब कि 8 एकम कितना हो गया 8, और जो बीच का पद है 2, इस मध्य पद को ऐसे तोड़ेंगे हम, ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है कि उसका गुना 8 आना चाहिए, जबकि जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो देखो भाई 8 पहले तो किसका किसका गुना होता है, 8 और 1 का होता है, और किसका किसका होता है, 2 और 4 का होता है ना। 2 गुनी 4 भी 8 होता है, लेकिन क्या 4 में से 2 घटाने पर 2 आता है, तो ये हमारा मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 इज इक्वल क्या होता है 2, तो 2 वो नंबर, ये दोनों वो नंबर होंगे। ठीक है, तो देखो फिर एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर कौन आ जाएगा 4 माइनस 2, और ये वाला x माइनस में 8। आगे सॉल्व करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो भैया ये माइनस 4 और ये वाला x, तो गुना हो गया इन तीनों का, माइनस का 4 और x, माइनस और माइनस का प्लस हो गया, 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x हो गया, और ये माइनस में 8 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 पद हो गए, देखो 3 पद थे, 4 पद बना लिए, 4 पद बनाया तो क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो इसमें से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक कोष्टक में लिख लिया, प्लस इसको 2x माइनस 8 एक कोष्टक में लिख लिया। अब देखो भाई यहां पर क्या है, x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है, तो छोटी घात कॉमन निकलती है। कौन सी घात, छोटी घात, तो छोटी घात निकल गई कॉमन, यहां आ जाएगा x और माइनस में ये बच जाएगा 4, प्लस अब यहां पे 2 है और 8 में भी 2 है, देखो 8 में 2 है, देखो ये 8 में 2 है, 2 है कितनी बार में, 4 बार में, तो इसके लिए क्या निकल जाएगा कॉमन 2, क्योंकि 8 में भी 2 है, तो यहां से हमने 2 कॉमन निकाल लिया और बचा यहां पर x और माइनस में 4 बचा ना। तो देखो आगे क्या होगा, x और कोष्टक में x माइनस 4 प्लस, और ये हमारे पास में वापस से सेम आ जाएंगे। तो अब देखो यहाँ x माइनस 4 और x माइनस 4,
दोनों जगह। यहीं से पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही जा रहा है। ठीक है, ये सेम आ गए और सिंबल सेम आ गए, ये चिन्ह और ये संख्या अगर समान आई तो हमारा आंसर सही जा रहा है, हमारा सॉल्यूशन सही जा रहा है। तो x -4 आ गया यहाँ पे और ये x +2 आ गया यहाँ पे, आ गया ना। अब हमको निकालना है शून्यक, तो यहां पर हम लिखते हैं शून्यकों के लिए। किसके लिए भाई? शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए हम क्या कर रहे हैं जरा देखो, शून्यकों के लिए तो x -4 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा ऋण का गया धन में, x बराबरी से, अच्छा यहां पर x +2 है, x +2 बराबरी से 0, x बराबरी से धन का काम में चला गया ऋण में। तो ये कौन निकले आपके? ये निकल गए आपके शून्यक 4 और 2, ये तो है आपके शून्यक। अब हमको निकाल, क्या बोल रहा है वो? शून्यक और गुणांक के बीच में सत्यता की जांच कीजिए। कहने का मतलब जो शून्यक है और जो गुणांक है उनका मान एक सा आना चाहिए। और वो कैसे? देखो, तो ये याद रखना है अपने को कि 4 और -2 इसके कौन है? शून्यक है। अभी देखो नेक्स्ट वाले इस पर चलते हैं हम। तो यहां से हमारे पास में देखो, इसको अगर हम देखें, अगर इससे मिलाए x² -2x -8 से, तो यहां से सॉरी, इसको अगर अपन इससे मिलाए, किससे मिलाए? ax² प्लस bx प्लस c से मिलाए। ठीक है, तो देखो a का मान आपको क्या मिलने वाला है? a का मान कुछ नहीं, 1 मिलने वाला है। b का मान क्या मिलने वाला है? -2 मिलने वाला है। c का मान क्या मिलने वाला है आपको? -8 मिलने वाला है। मिलने वाला है, ये मान मिलने वाला है, लेकिन इनकी हमको जरूरत नहीं है, बस ये मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि ये यूज में होने वाले हैं। अब क्या होगा देखो, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल में ही संबंध होता है। तो हमारे पास में संबंध जब हम देखते हैं तो शून्यक व गुणांकों में संबंध, तो शून्यक व गुणांकों में संबंध क्या होगा देखते हैं हम लोग, है ना। अब यहां पर ये एक नंबर में हमारे पास में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या योगफल ले लो, शून्यकों का योगफल यहां लिखता हूं मैं, योगफल बराबरी से क्या होता है? तो लेते हैं हम यहां पर -x का गुणांक, क्या लेते हैं? -x का गुणांक लेते हैं इसमें, और अपॉन में x² का गुणांक लेते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, मैंने अभी बोला था ना शून्य को याद रखना, तो शून्य कौन कौन हमारे? 4 और 2, तो ये -2, तो उनका योग करना है, मतलब 4 का प्लस करना है किसके साथ में? -2 के साथ में। ये हमारा शून्यक होगा। -x का गुणांक, तो ये वाला माइनस लगा दिया, x का गुणांक, तो x का गुणांक हमारे पास में क्या है बताओ? x का गुणांक कौन है? तो x का गुणांक हमारे पास में 2 है। कितना है? -2। तो ये मैं क्या कर दूंगा, यहां पे -2 लिख दूंगा। समझिएगा, ये वाला -2 है। कौन सा वाला? ये जो हमको -2 दिख रहा है ना, ये वाला, ये -2 आएगा क्योंकि वो x का गुणांक है। और अपॉन में कौन आएगा? x² का गुणांक। तो x² के सामने क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 है। ये देखो x² के सामने a की मान क्या? 1 है, तो यहां पर आ जाएगा 1। अब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 4 में से अगर 2 को घट, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 -2, और आगे क्या हो जाएगा? 4 में से 2 गए 2, और यहां पर देखो ऋण ऋण का गुणे में, क्योंकि गुना है, यहां ध्यान देना, यहां गलती हो जाती है, ये गुना है, तो गुने में क्या हो जाता है? धन, तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो 2। देखो गुणांकों में सत्यता की जांच हो गई। काय में? योगफल में। ऐसे होगा गुणनफल में। तो सेकेंड इसमें अपन गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, और वो क्या होगा भाई? तो इसमें यहां पर लेना पड़ता है अचर पद, और अपॉन में क्या ले लेंगे? x² का गुणांक। ठीक है, अचर पद और x² का गुणांक लेते हैं। ठीक है, तो देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्य कौन कौन है? 4 और 2, 4 और -2, मल्टीप्लाई में -2। अब यहाँ अचर पद देखो जरा, अचर पद ये है, c वाला ही अचर पद कहलाता है, तो ये -8 हो गया। x² का गुणांक कौन है? ये 1 है, तो 1 आ गया। और 4 टू कितना होता है? 8, 4 दूनी 8, माइनस में बराबरी से ऋण का 8, आ गया ना दोनों बराबर। तो इस प्रकार से ये क्या होता है हमारे पास में, शून्यकों का जो संबंध है, गुणांकों का जो संबंध है, उसको हम देख लेते हैं। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 4s² माइनस, हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली देखिए आप, 4s² माइनस, हमारे पास में 4s है और माइनस में 1 है ना, प्लस में 1 है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको समझना है। अब इसमें भी वही प्रोसेस होगी कि
एक से ए स्क्वायर का गुना और एक का गुना कर देंगे हम, तो 4 गुने कितना हो जाएगा, एक बराबर इस कितना है 4। मतलब इस 4 को आपको जोड़ो या घटाओ, आंसर 4 ही रहना चाहिए और गुने में 4 आना चाहिए, मतलब ये 4 लाना है। 4 को ऐसे दो इसमें जोड़ना है कि 4 ही है, देखो 2 + 2 कर दो 4 आ जाता है, आ जाता ना 4, तो आ जाएगा आसानी से। तो हम क्या कर देंगे 4s स्क्वायर माइनस 2 + 2 और ये वाला s + 1। अब क्या हो जाएगा आगे 4s स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई s में हुआ तो 2s आ गया, फिर ये प्लस और माइनस का माइनस, यहाँ गलती करते बच्चे अक्सर, है ना, यहाँ पे गलती हो जाती है भाई, ध्यान रखना। तो प्लस माइनस का माइनस होगा और फिर ये वाला 2 और ये वाला s प्लस में 1, इन दोनों को एक कोष्टक में ले लो, 3 पद थे 4 पद हो गए, कोष्टक बना करके हल करना चालू करो। देखो इन दोनों को एक कोष्टक में ले लिया, 4s स्क्वायर माइनस में 2s और माइनस यहाँ जैसे लगा, फिर यहाँ पर आप गलती करोगे, क्या गलती करोगे कि ये माइनस यहाँ तो ले लोगे लेकिन यहाँ प्लस का प्लस ही रहने देंगे, और ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ माइनस आया कोष्टक लिया मतलब अंदर का साइन चेंज होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो 4 में 2 छिपा है कि नहीं छिपा है, अरे भाई 4 में 2 छिपा है, छिपा है ना, छिपा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी ऐसे, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि 2 यहाँ भी है और 4 में भी 2 छिपा है, 4 में भी 2 है, तो यहाँ से एस भी निकल जाएगा क्योंकि एस की पावर 1 है, यहाँ 2 है तो एस निकल गया। तो अब यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ 2 तो निकल गया पर 2 बचा है, एस की घात 2 है, 1 निकल गया 1 बचा है माइनस, भाई यहाँ से तो पूरा ही निकल गया, क्या करे फिर। तो जब किसी का कोई नहीं तो उसका 1 होता है, सबका मालिक 1, है ना, माइनस। यहाँ देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 2s है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ s है, यहाँ पे s नहीं है, यहाँ तो कुछ ही नहीं है, तो बस सबका मालिक 1 है। 2s माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो गया, बस इसके निकल गए, देखो सेम आ गए, सेम आया मतलब हमारा आंसर सही जा रहा है। तो क्या हो जाएगा ये 2s माइनस 1 ये वाला और एक 2s माइनस 1 ये वाला। अब 2 कैसे हो जाएंगे, देखो शून्यकों के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए, शून्य ज्ञात करना है ना, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल 0 और 2s यही रहेगा, माइनस 7 कहाँ में चला गया प्लस में, s बराबरी से क्या आ जाएगा 1/2, एक शून्य किया आया, दूसरा शून्य क्या आएगा 2s माइनस 1 बराबर 0, ऋण का एक कहाँ में जाएगा धन में चला गया, और s बराबरी से गुने का कहाँ में चला गया भाग में, दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं हमारे पास में, है ना, ये देखो दोनों के आगे सेम टू सेम आ गए, 1/2 1/2, तो ये शून्यक हो गए। और शून्यकों का जो संबंध है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सेम टू सेम वैसे ही करना है और आंसर आपके सेम आएंगे। तो एग्जाम में यहीं तक पूछता है, शून्य ज्ञात करने के लिए पूछता है, गुणांकों में संबंध नहीं पूछता है, बाय चांस पूछ लेगा तो मैंने आपको बताया उस टाइप से आप आसानी से कर सकते हो, बहुत कठिन नहीं है, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस में 7x है ना। तो देखो भाई क्वेश्चन तो पहले सही से लिखा नहीं है, बहुपद को कैसे लिखा जाता है, बहुपद को ऐसे लिखा जाता है कि बड़ी घात को पहले, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात। देखो यहाँ पर 7x इधर लिख दिया और 3 को लिखे नहीं, तो इसमें तो कोई x है ही नहीं, मतलब चर तो है ही नहीं, तो चर हमेशा जिसमें चर नहीं हो आखिरी में रहेगा, मतलब चर की घटती घातों के रूप में लिखना है। तो ये आएगा 6x स्क्वायर और माइनस में 7x और माइनस में 3, ये होगा। अब आपको पता है कि क्या करना है, इन दोनों का क्या करोगे गुना, और वो कितना आ जाएगा 6 3 18, और यहाँ पर कितना हमारे पास में 7, मतलब ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसका गुना 18 हो। 9 और किसका होता है 2 का गुना 18 होता है, और 9 में से अगर 2 को घटा दिया जाए, 9 में से 2 को घटा दिया जाए तो कितना आता है 7, तो बस फिर यही हमारा होएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस और कोष्टक में क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 और ये वाला x माइनस में 3। आगे देखो भाई क्या होगा, अब यहाँ पर ये 6x स्क्वायर हो गया, ये माइनस हो गया, ये 9 का गुना x 7 9 तो 9x हो गया, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि ये माइनस का गुना माइनस से हुआ तो प्लस हो गया, और फिर 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x और माइनस में 3। फिर देखो भैया 3 पद थे 4 पद हो गए, कोष्टक बना लो और कॉमन निकाल लो, ये हो गया। तो ये 6x स्क्वायर माइनस में 9x और प्लस 2x माइनस में 3। अब देखो समझो यहां पे 6 है और 6 में 2 भी है और 3 भी है, 6 में कौन कौन है 2 और 3 है, 9 में कौन है 3 गुणित 3 है, मतलब दोनों में 3 3 है, तो दोनों में से 3 निकाल लो बाहर, एक से यहां भी एक से यहां भी है तो x भी निकाल लो। तो 6 में अगर 3 निकाल लिया तो बचा क्या 2, और x की घात 1 निकाल ली तो बची 1, माइनस 9 में से 1 3 निकाल लिया तो बचा 1 3, और प्लस देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ x है यहाँ x है, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1, है ना।
जब किसी का कुछ नहीं होता है तो उसका एक होता है, ठीक है। ये दोनों जगह सेम आ गया, तो यही हमारा क्या हो गया, एक तो ये गुणनखंड निकल गया और दूसरा क्या बना, 3x + 1 बना। फिर शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा भाई, देखो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए तो क्या बना था हमारा, एक तो बना 2x - 3, क्या बना एक 2x - 3, तो इज इक्वल 0 ले लो, 2x यही रहेगा, माइनस का 3 कहां में चला गया, प्लस में x बराबर 3 बटे क्या आ गया 2, अरे ये गुने में था तो भाग में आया है ना। नेक्स्ट देखो अगला वाला क्या है, 3x + 1 है, अगला वाला क्या है 3x + 1 इज इक्वल 0, तो 3x यही रहेगा, प्लस का 1 कहां में चला गया माइनस में, x ये हो गया। देखो धनी व्यक्ति बराबर के उधर गया तो ऋणी हो जाता, और अगर ऋणी होता तो कैसा हो जाता, धनी हो जाता। तो ये फायदा होता है इधर उधर जाने का, है ना, धनी ऋणी हो जाता, ऋणी धनी हो जाता, फायदा नुकसान दोनों होता। गुने का कहां में चला जाएगा, भाग में, तो ये आ जाएगा ऐसा, है ना। तो यहां पे हमारे पास में इसके भी गुणनखंड निकल गए। अब हमारे पास में जो है नेक्स्ट, अगर हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। 4u का स्क्वायर 8u, मैं आपको बोलते आ रहा हूं, बताते आ रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो यहां पे क्या करना है आपको, 4u² + 8u है, तो इसमें दो पद पहले से ऑलरेडी, और कॉमन 3 पद से भी निकलता है, 2 पद से भी निकलता है, 4 पद से भी निकलता है, लेकिन सेम चीजें चाहिए। यहां 2 के 4 चीजें नहीं बनाओगे, इसमें 2 के 4 नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, देखो भाई यहां 4 है, इसमें भी 4 है, 8 में 4 है कि नहीं है, 8 में 4 है, 4 × 2 है ना। तो 4u² + 8u एक बार लिखा, यहां भी, यहां दोनों जगह है तो 4 ले लिया, u यहां भी है, u यहां भी है, तो ये निकाल लिया। अब यहाँ 4 निकल गया, यहाँ से u की घात 2 में से 1 u निकल गया, यहाँ 8 है तो यहाँ 2 हो गया, और ये तो निकल गया, तो ये आ गया यहाँ पे। अब भैया 2 गुणनखंड बन गए, एक बना 4u और एक बना u + 2। अब शून्यक निकालना है हमको इसके, तो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, पिछली बार ये एग्जाम में पूछ लिया था उन्होंने, पिछली बार क्या किया था उसने, एग्जाम में इसको पूछ लिया था, तो आपको बनना चाहिए ये, है ना, आसान सा क्वेश्चन है। अब इसका देखो 4u = 0 लेगा, शून्यकों के लिए मतलब 0, और 0 के अपॉन में जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाला कहां में जाता, अपॉन में जाता, तो पहला शून्य निकल गया, दूसरा शून्य क्या होगा, u + 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0, तो u इज इक्वल क्या हो जाएगा -2, हो गया ना। तो ये सिंपल सा, ये दो आंसर आ गया। अब हमारे पास में है पांचवा, और इसके जैसे क्वेश्चन रहते हैं, देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको मैं सौरसमीका से करा देते हैं अपन लोग, सौरसमीका से कर लेते हैं। और सौरसमीका क्या लगाते हैं, a² × b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। तो देखो अब आप बोलोगे कि सर इसमें b की घात 2 है, बट यहां तो नहीं है, तो इसको बना लेते हैं। और वो कैसे, वो ऐसे बना लेंगे हम कि इसको रूट में ले लो, रूट में लेकर के उसकी घात 2 लगा लो, क्योंकि घात 2 से रूट कट जाता, तो बन गया। अब बन गया तो ये बन गया a², ये बन गया b², तो a² b² कैसा लिखते हैं, a + b, तो ये हो गया t प्लस क्या हो गया, रूट में 15, है ना। और दूसरा क्या बन गया, t - रूट में 15, तो ये आ गया आपको दोनों। अब शून्यक निकालना है आपको, ये तो गुणनखंड है, अब आपको क्या निकालना है, शून्यक, तो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या, t + रूट में 15 बराबरी से 0, t बराबरी से प्लस का 15 कहां में चला गया, माइनस में, ये पहला उत्तर आया। दूसरा t - रूट में 15 बराबरी से 0, तो t बराबरी से ऋण का 15 कहां में चला गया, धन में, यह आ गया दूसरा उत्तर, है ना। तो एक ऋण में और एक धन में। और दूसरी बात मैं बताता आपको, इसको ना थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व कराता, ये इतने से में हो जाएगा। देखो t की पावर 2 माइनस ये क्या है 15 है, ये 15 को बराबर के उधर लेके चले जाओ, तो t बराबरी से ये 15 चला गया, और ये स्क्वायर था, स्क्वायर काय में जाती है, करनी में जाती, करनी में। और ध्यान रखना कि जिसकी जितनी घात उसके उतने शून्यक, है ना, ये पहले वाले पार्ट में बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको। तो इसमें क्या होगा, ये रूट का जो 15 है, रूट का 15 जो है यहाँ पर हमारे पास में, इसके 2 तो उत्तर आने ही है, तो फिर वो 2 उत्तर कौन होंगे, तो कोई और नहीं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, बस। तो इसके लिए रूट 15 और ये प्लस का रूट 15, ये हो गया, है ना। पांचवा प्रश्न हो गया। छठवा देख लो। छठे क्वेश्चन में क्या हमारे पास में, छठवा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर। देखो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन दोनों का क्या होगा भाई, गुना होगा। 4 3 12। अब यहाँ पर x सामने कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो ऐसी संख्या लेना है जिसको कि जोड़ने घटाने पर एक आए लेकिन गुना करने पर 4। तो 4 3 12 ही होता है। 4 में से अगर 3 को घटा दिया जाए तो एक ही आता है। तो ये मिले हुए हैं, तो ये बड़े आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। 4 माइनस 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x और माइनस में 4। तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर उल्टा लिखते हैं तो क्या होगा ये, अच्छा नहीं ऐसे लिखना हो, है ना, फिर सिंबल चेंज हो जाएंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 4x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3x हो गया, और इनमें 4। अब देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। ये 3 3 वाले को साथ में लिख लो, 4 4 वाले को साथ में लिख लो, है ना, आसान हो जाएगा। फिर देखो 3x स्क्वायर और प्लस में कौन आ गया 3x, एक कोष्टक में लिख लिया। ये वाला माइनस जैसे लगाया, ये 4x माइनस में था प्लस में चला गया, और ये माइनस वाला काम में चला गया, प्लस में चला गया। देखो यहाँ 3 है, 3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन निकाल लिया, x बचा प्लस, ये पूरा निकल गया तो क्या बचेगा एक, जैसा कि आप जानते हो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 निकल गया, x प्लस 1। देखो दोनों जगह सेम है, मतलब उत्तर हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 एक गुणनखंड, और दूसरा क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। अब शून्य निकालना है हमको, तो शून्यकों के लिए, किसके लिए, शून्यकों के लिए। अब क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 इज इक्वल 0 और x इज इक्वल काम चला गया माइनस में, और यहां पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल 0। तो ऋण का कहां में जाता, धन में, तो धन में चला गया। ये 3x, x यहीं रहेगा, 4 के बटे में कौन चला गया 3, तो x बराबर से 4 बटे 3 और x बराबर से ऋण 1। तो इस प्रकार से हमने ये सभी जो क्वेश्चन है ये खत्म। देखिए हम लोग 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल देकर के रखा है। शून्यकों का योगफल ये है 1/4 और गुणनफल कितना है ऋण 1। शून्यकों का योगफल और गुणनफल, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। देखो आपको जो दिया है उसको सबसे पहले समझ लो आप क्या दिया है। तो हमको दिया है शून्यकों का योगफल, क्या दिया है शून्यकों का योगफल, और वो कितना दिया है 1/4, और क्या दिया शून्यकों का गुणनफल, और वो कितना दिया है ऋण 1 दिया है, ये देख करके रखा है। लेकिन इसके संबंध में फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो दे करके रखी है, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि शून्य का आपने अल्फा बीटा मान लिया। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल माइनस बी अपॉन में ए। वही शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब गुना। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे करके रखिए -1 इज इक्वल क्या है भैया सी अपॉन ए। एक बात समझ में नहीं आई, क्या नहीं आई, कि यहाँ ए की वैल्यू 4 है लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर क्या करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि जो बड़ा नंबर रहता है वो बना लेते हैं। जैसे 4 बनाया जा सकता है, 1 नहीं बनाया गया, है ना। 1 बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे 1 को 4 बना लेंगे। तो 1 को 4 बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किसी नंबर में छेड़छाड़ कर नहीं सकते गणित में, तो फिर क्या करना पड़ता है हम उसके ऊपर 4 लगा लेते हैं। अब हो जाएगा बराबर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जैसा का वैसा रहेगा, मतलब ये नंबर में कोई छेड़खानी की क्या नहीं करी। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या हो जाएगा 4 1 4, 4 एकम 4, तो ऋण में 4 और बटे में 4, ये सी अपॉन में ए आ गया। अब देखो क्या हुआ, अब आपको यहां से ए का मान क्या मिला, तो ए का मान यहां से 4 मिला। बी का मान आपको क्या मिला, तो देखो बी यहाँ पे ऋण में है जबकि मैंने यहाँ धन में लिखा, मतलब ये वाला ऋण यहाँ आ जाएगा, या इसको नेक्स्ट स्टेप में -1/4 इज इक्वल बी अपॉन ए लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू क्या मिली हमको -1। सी, और उसके बाद में ए की वैल्यू तो हम लिख ही चुके हैं, देखो ए की वैल्यू 4। अब सी की वैल्यू चाहिए तो -4, सी की वैल्यू क्या -4। देखो ए की वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है, दोनों जगह सेम हो गई, मतलब हो गया। तो ए का मान आ गया, बी का मान -1 कहां से, ये देखो बी का मान -1 है ना, और सी का मान यहां से आ गया। अब इसका मान रखना पड़ता है हमको बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में, तो रख दो मान। a की जगह कौन आ जाएगा 4, तो 4x स्क्वायर। b की जगह आ जाएगा -1, तो यहां आ जाएगा -1, और 1 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये x, और प्लस c की जगह आ जाएगा -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -4 आ जाएगा।
तो ये पहला आपका बहुपद निकल गया। तो ऐसा अब आप सेकंड बहुपद निकालेंगे। अब सेकंड बहुपद कैसे निकलेगा देखो जरा। सेकंड क्या है हमारे पास में कि रूट में 2 और 1/3 शून्यकों का योगफल क्या देके रखा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अभी आपने देखा था कि शून्यकों का योगफल आपके पास में यहां पर देकर के रखा है करने में 2, ठीक। और शून्यकों का गुणनफल क्या देकर के रखा है, गुणनफल क्या देकर के रखा है, तो गुणनफल आपको देकर के रखा है कितना भैया 1/3, है ना, ये दिया है, ये तो दिया है ना, हाँ ये दिया है। अब हम बात करते हैं ज्ञात करने की। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है, जबकि अल्फा प्लस बीटा का मान तो आपको दे रखा है करनी में 2 बराबरी से माइनस बी अपॉन ए, इसके बाद में कुछ नहीं तो फिलहाल 1 लगा लिया। फिर गुणनफल कितना दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3 दिया है, सॉरी ये सी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे करके रखा है 1/3 दिया है सी अपॉन ए। मतलब आपको एक बात समझ में आई कि ए का मान यहाँ 3 है जबकि ए का मान यहाँ 1 है, तो आप क्या कर सकते हो 1 को 3 बना सकते हो। किसको क्या बना सकते हो, 1 को 3 बना सकते हो, 3 को 1 नहीं बनाना है ना, वो कठिन हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसको 1 को 3 बनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था, प्रक्रिया बताई आपको कि क्या करना है, क्या कर दो इसमें 3 का गुना, लेकिन ये नंबर छेड़खानी हो गई तो उसको क्या करो ऊपर भी लगा दो तो वो नंबर से लेफ्ट से हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा। तो आंसर में हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। अब क्या होगा देखो ए का मान 3 एक में 3 हो जाएगा, ए मतलब 3, ए मतलब 3, ए इज इक्वल क्या मिला 3, बी इज इक्वल क्या मिलेगा देखो ये माइनस है तो ये माइनस यहां आ गया इधर सामने, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो 3 मल्टीप्लाई √2, और सी की वैल्यू क्या आ गई तो 1 है तो 1 आ गई। अब इसको रख देंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी मानक बहुपद में, किसमें रख देंगे, है ना, में मान रखने पर, में मान रखने पर, ठीक है। चलो a की जगह पर मान रखो, a का मान कितना है 3 तो 3x स्क्वायर, b की जगह मान रखो तो b का मान क्या है -3√2 और ये वाला x प्लस अभी प्लस में तो प्लस का 1, यह सेकंड वाला हो गया आपके पास में। तो इस प्रकार से आप सेकंड कर सकते हो। अब अगर हम आगे बढ़े तो आगे हमारे पास में 0√5 है, तो अब मैं वो दिया है ना जो शून्यकों का योगफल है और शून्यकों का गुणनफल है वो क्या है, शून्यकों का योगफल ये है, शून्यकों का गुणनफल क्या है √5 है। अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबरी से माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 देकर के रखिए, देखो 0 देकर रखिए, ये माइनस बी अपॉन ए 0 के अपॉन में 1 लगाया जा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात अल्फा इंटू बीटा की बात, तो अल्फा इंटू बीटा कितना देकर के रखा है √5, तो इसके अपॉन में क्या, हाँ √5, इसके अपॉन में 1 ले सकते हो। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू देकर के रखिए √5, ये √5 हो गया सी अपॉन ए। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे 1 लगा सकते हो, तो ए का मान क्या मिला आपको 1, बी का मान क्या मिला आपको 0, देखो बी का मान 0 मिला, सी का मान क्या मिला √5 मिला। तो आप इसमें मान रख दोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में मान रखने पर। अब a की जगह पर क्या रखोगे, तो a की जगह पर आप रखोगे 1, मतलब x स्क्वायर, क्योंकि 1 का कोई मीनिंग नहीं है, b की जगह पर 0 कोई मतलब नहीं है, c के प्लेस पर करनी में 5, तो ये प्लस में करनी 5, ये उत्तर हो गया आपका थर्ड का। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर, फोर्थ वाले की ओर, 1,1 पर, है ना। तो 1,1 में क्या होगा, तो देखो मैं आपको क्वेश्चन को बताता हूं कि 1,1 देकर के रखा तो दिया है, हो गया क्या आ गया, दिया है आपका, दिया है आ गया शून्यकों का योगफल बराबरी से 1, शून्यकों का गुणनफल बराबरी से 1, और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 आ गया, माइनस बी अपॉन ए, इसके बटे में कुछ नहीं लगाया तो 1 लगा दिया, फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल हमको पता है सी अपॉन ए होता है, इसके जगह 1 दिया तो 1 ले लिया, सी अपॉन ए, ए के प्लेस पे कुछ नहीं आ रहा तो 1 ले लिया। अब ए यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा, तो ए का मान 1 मिल गया, बी का मान ये वाला माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी 1 मिल जाएगा, और सी की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में मान रख देंगे, में मान रखने पर, तो मान रखा हमने a की जगह 1, तो 1 रखने से a कम जैसा का वैसा, और b में अगर 1 रखते हैं तो माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा, और 1 x में छुपा है, और फिर प्लस सी, तो प्लस सी में की जगह पर क्या आएगा 1, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है, क्या देकर के रखा है भैया, आपको देकर के रखा शून्यकों का योगफल -1/4, शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/4, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान आप जानते हैं कि माइनस बी अपॉन देकर के रखा, ठीक है।
अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1/4 इज इक्वल -b/4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/4 इज इक्वल b/4, b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आप जानते हो c/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा 1/4 देके रखा है, सी आर ये a आ गया, देखो a की जगह पर 4 है, यहाँ पे भी a की जगह पर 4 है, तो a बराबर 4 मिल गया, b की जगह पर क्या मिलेगा, b की जगह पर ये वाला 1 मिल जाएगा, c की जगह क्या मिलेगा, ये वाला 1 मिल जाएगा। आपको मान रखना है मानक द्विघाती बहुपद में, क्या बोलते हैं इसको, मानक द्विघाती बहुपद में मान रखने पर, तो मान रखोगे a की जगह पर 4 रखोगे तो 4x² हो जाएगा, और b की जगह पर 1 रखोगे तो x ही हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक 1 है तो x ही लिखते हैं उसको, c के जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा बहुपद का। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4,1, क्या है 4,1, मतलब दिया है शून्यकों का योगफल बराबरी से 4, शून्यकों का गुणनफल बराबरी से 1। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a होता है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर 4 देके रखिए -b/a, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इसके बाद में क्या है ये अल्फा इंटू बीटा, चलो इसको और सॉल्व कर लेता है, ये रिंग इधर ले आता हूं, -4/1 बराबरी से b/a। अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे करके रखिए 1, c/a, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या 1, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 1 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। प्रॉब्लम कहाँ है ये, आपको प्रॉब्लम जो है a में ही आएगी, बाकी प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, b c से कोई लेना देना ही नहीं है, a को बराबर करना है बस। अब यहाँ a तो बराबर है, खाली कितने क्वेश्चन में दिक्कत थी, 1 2 क्वेश्चन में बराबर करने में दिक्कत थी, क्योंकि देखो इसमें a की वैल्यू 3 है, इसमें a की वैल्यू 4 है, जबकि यहाँ a की वैल्यू नहीं है, इसमें इसके अपन में कुछ नहीं तो a की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, इसमें 4 4 है तो 4 4 हो जाएगी, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 1 हो जाएगी, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 1 हो जाएगी। तो a का मान खाली ये 2 प्रश्नों में इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेना और अच्छे से कर लेना, बाकी ये क्वेश्चन अपने आप इजिली सॉल्व हो जाएंगे। अब a का मान आपको मिला 1, b का मान आपको मिला, b का मान बोलो -4, c का मान मिला कितना मिला 1, मान रख देंगे मानक द्विघाती बहुपद में, चलो रख दो, a की जगह कौन आएगा 1, तो 1 आएगा तो ये 1x² मतलब कि x² आएगा, प्लस b की जगह आएगा -4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस c की जगह क्या आएगा 1। आप इसको प्रॉपरली लिखोगे, जैसे कैसे दिया है हो गया, यहां पर एक चीज और आना था, ज्ञात करना है, क्या आना चाहिए था, ज्ञात करना है, क्या करना है द्विघात बहुपद, क्या ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। आपको मैं पूरी मेथड बता रहा हूं, सबसे पहले दिया है, फिर ज्ञात करना है द्विघात बहुपद, फिर ये दिया है से आप हल कर रहे हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b, ये हम जानते हैं है ना, ये हम क्या करते हैं हम जानते हैं, मैं आएंगे ये सारा पार्ट। उसके बाद में यहां पर आप लिखोगे मैं मान रखने पर, मैं मान रखने पर, और उसके बाद में इसको आप सॉल्व करोगे, एक बार मान रख देना और उसके बाद में सॉल्व करके लिख देना तो आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई समस्या रहती है आपको, है ना, इसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो उस केस में आपको क्या करना है कि आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर सकते हैं, या किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और उसके लिए आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, नंबर है 8305868010, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास में चैप्टर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ना, तो आप लोग भी कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तो पूरे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि पूरे क्वेश्चन करा दिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहां से ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 3 हो गए, 1 है ना, और उसके बाद में 2, और कभी कभी ये दोनों में से कोई पूछ लिया जाता है ना, और अगर हार्ड पेपर आना ही होगा, निकालना ही होगा, तो ये पूछ लेंगे वो। तो ये इतने क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।